हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटे आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम आपके सामने आ रहा है होल्डिंग कंपनी। और ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है सर, हम भी आपके साथ में रेडी हैं आज का चैप्टर पढ़ने के लिए। तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे अपने रजिस्टर ओपन कर लेंगे और सबसे पहले तो लिखेंगे चैप्टर का नाम। हमारी बुक जे.आर. मोंगा चैप्टर नंबर 13 है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी बेटे ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, तो सभी बच्चे थोड़ी सी पेशेंस के साथ मेरे साथ ये चैप्टर समझेंगे। एक एक करके मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, मेरे साथ साथ नोट भी करेंगे और मेरे साथ साथ समझते हुए भी चलेंगे। नंबर 1, बच्चों ने पूछा कि सर व्हाट इज होल्डिंग कंपनी। व्हाट इज होल्डिंग कंपनी? ठीक है, तो हमने कहा होल्डिंग कंपनी, जिसे हम आगे से एच कंपनी लिखा करेंगे। होल्डिंग कंपनी इज वन विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी। यानी होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, और उस कंट्रोल की जाने वाली कंपनी को हम लोग बुलाते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी इज वन विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी। अब सर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे कंट्रोल कर सकती है? अ कंपनी कैन कंट्रोल another company by controlling its board of directors। इसका मतलब यह हुआ कि बेटे अगर कोई कंपनी है और आप उस कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना होगा। अब सर किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके कंट्रोल में कैसे आ जाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आ जाएंगे? बहुत सिंपल है। दिस इज या दिस कैन बी डन by any company by acquiring more than 50% of the voting power of another company। ओहो, इसका मतलब अगर आपने किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना है, तो पहले ये जानो कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते कैसे हैं, अपॉइंट कैसे होते हैं। जैसे बेटे हम लोग चुनाव के अंदर वोट करते हैं और फिर वोट से हम लोग मिनिस्टर्स को, एमएलए को, एमपी को अपॉइंट करते हैं, ऐसे ही कंपनी के अंदर ना वोटिंग होती है और वोटिंग से कंपनी के डायरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपके वोट ज्यादा होंगे तो जिसे आप सिलेक्ट करोगे वो उस कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा, और जिसे आपने कंपनी का डायरेक्टर बनाया है वो जानता है कि आप जब भी चाहो उसको हटा सकते हो, इसीलिए वो आपके अकॉर्डिंगली काम करने लगता है। इसका मतलब किसी कंपनी को कंट्रोल करना है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करो,
और अगर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसकी अपॉइंटमेंट की ताकत अपने पास ले आओ। और वो कैसे होगी? दिस कैन बी डन बाय एनी कंपनी, कोई व्यक्ति भी कर सकता है, बाय एक्वायरिंग मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ अनदर कंपनी। अब वोटिंग पावर आती है विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हो सकता है कि कंपनीज एक्ट 2013 प्रेफरेंस शेयर्स को भी वोटिंग पावर दे रहा हो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा हम इक्विटी शेयर्स की ही बात करेंगे। चलिए, इतनी बात तो हम समझ गए कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स खरीद लेता है तो वो उसकी कंपनी का कंट्रोलर बन जाता है। सर, क्या यही एक तरीका है किसी कंपनी को कंट्रोल करने का? नहीं बेटे, कंट्रोल करने के तो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है। ठीक है? अच्छा सर, समझ में आया। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो ये बेटे बुक में दिया हुआ है आपके सामने में, और ये मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ये हमारी बुक का पेज नंबर 1 है और इसमें लिखा हुआ है कि सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, 2 मिनट फोकस होने दीजिए। ठीक है? मतलब कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है या मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है, ये एक्वायर कर लेती है, चाहे खुद एक्वायर करती है या विद द हेल्प ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी एक्वायर करती है, तो हम उसे होल्डिंग कंपनी बुलाते हैं। ठीक है सर, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, अब करना क्या है? नाउ, पहले हमारा पुराना कंपनीज एक्ट था, उसमें कोई कंपल्शन नहीं थी, लेकिन हमारा जो नया कंपनीज एक्ट आया है 2013, वो कहता है कि a holding company has to prepare a combined balance sheet, combined P&L and combined cash flow statement, सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। ठीक है, कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी होगी, कंबाइंड P&L बनाना होगा, कंबाइंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा ऑफ इट्स ओन एंड इट्स सब्सिडरीज। इसका मतलब ये कि अगर एक होल्डिंग कंपनी है और उसने मोर देन 50% वोटिंग पावर किसी कंपनी की खरीद ली है, तो फिर होल्डिंग कंपनी की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो अपनी बैलेंस शीट तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ उसे एक कंबाइंड बैलेंस शीट भी बनानी है, कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बनानी है, कंबाइंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी है। ये नई बात हमारे को लॉ ने कही कि अब आपको ये भी काम करना होगा। ठीक है सर, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, यहीं तक का काम करके दिखाना होगा। हमें होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी की एक मिला करके बैलेंस शीट बना के दिखानी होगी, जिसे हम नाम दिया करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओ, यानी कि इस चैप्टर में हमें सबसे पहले यही काम सीखना है कि हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। लेकिन सर, ये तो तभी बनेगी ना जब एच कंपनी इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। सर, क्या क्वेश्चन में यह बात हमेशा दी हुई होगी
कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की मोर देन 50% कैपिटल को एक्वायर करके रखती है। मैंने कहा लेकिन दी तो होगी, लेकिन फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो पहले कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले तो हम ये करके दिखाएंगे कि क्या होल्डिंग कंपनी ने ये कंडीशन फुलफिल कर रखी है। इसे हम बोलते हैं परसेंटेज होल्डिंग। सरल भाषा में कहूं तो कहूंगा कितने परसेंट की ऑनरशिप है एच कंपनी की एस कंपनी में। सबसे पहले तो मैं आपको यह पूछूंगा। अभी फिगर आपके सामने नहीं है तो क्या हुआ, आप पहले मेरे साथ समझ लीजिए। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि सब्सिडरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं 10,000। अब बताओ सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000। अगर मैं आपसे कहूं कि एच कंपनी ने इस 10,000 शेयर्स में से 7,500 शेयर्स परचेज कर रखे हैं, ये एच कंपनी ने परचेज कर रखे हैं, तो क्या आप मुझे इसकी परसेंटेज निकाल के बता पाओगे? यस। तो ये आंसर आया कितना? 75%। और क्या ये मोर देन 50% है? यस। तो क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? यस। तो यानी किसी भी क्वेश्चन में आप पहले निकाल के दिखाना कि परसेंटेज होल्डिंग क्या है। आइए जी, परसेंटेज होल्डिंग को अब इसी को फॉर्मूले में लिख लेते हैं। मैंने लिखा नीचे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, नीचे रखूंगा, और ऊपर रखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय होल्डिंग कंपनी मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, अब बेटे वोटिंग पावर में ना मैं जनरली आपसे इक्विटी शेयर्स की बात किया करूंगा। इसका मतलब मैं स्पेसिफिकली इसे यह कहूंगा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय एच कंपनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू में 100। अब बेटे जिस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे ना, उस क्वेश्चन में मैं आपको तभी बताऊंगा। अभी आप इक्विटी शेयर्स की ही बात करोगे कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब्सिडरी कंपनी के कितने हैं, उसमें से कितने शेयर इसने परचेज कर रखे हैं। सर अगर ये पूरा पूरा परसेंटेज पूरा ना आ रहा हो, फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो क्या करेंगे? सर अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा हो, अब देखिए ये तो 75% पूरा आ गया। अगर मैं फिगर चेंज कर दूं, आप काटना मत, आप मेरी बात समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। सपोज इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर थे 4,000, ठीक, और इसने इसमें शेयर एक्वायर कर रखे हैं मान लो 2,500। तो हो सकता है फ्रैक्शन में आंसर आ जाए। मैं चेक कर लेता हूं कितना आता है। 2,500 डिवाइडेड बाय 4,000%। यस, देखिए फ्रैक्शन में आ गया 62.5। तो आप ना फ्रैक्शन वाला काम मत करना। अगर किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ रहा हो ना, डेसिमल आ रहा हो सॉरी, तो आप क्या करना, इसे सिंपल करना 5/8। मतलब कितना इनको छोटा कर सकते हो छोटा कर देना, परसेंटेज में नहीं निकालना। ठीक है, मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और ये बात आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल, एच कंपनी होल्ड्स 2,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। Subsidiary company has 3,000 shares. Calculate percentage holding.
ठीक, बताइए जी। मैंने कहा बताओ परसेंटेज होल्डिंग कितनी होगी। तो एच कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं 2000 शेयर्स, अपॉन सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं 3000, इनटू में 100। जानते हो 2/3%, ये हुआ 66.67%। और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी ये डेसिमल में आ जाए ना, तो फिर आप परसेंटेज होल्डिंग की बजाय ऐसे करना 2000 अपॉन 3000, परसेंटेज में कन्वर्ट मत करना, उससे आपका काम थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब ऐसे कैसे करना, इनमें से जो काट सकते हैं काट दीजिए। ये क्या आ गया 2/3, तब आप फ्रैक्शन में आंसर निकाल लेना। ठीक है, ठीक है सर। चलिए बेटे, आप मेरे साथ हर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज होल्डिंग कैसे निकाली जाती है। इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए परसेंटेज होल्डिंग की बात को साइड में रखते हैं। और सभी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने चैप्टर के शुरू में कहा था कि होल्डिंग कंपनी थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, तो इसको कैसे बनाते हैं। मैंने कहा ये सबसे पहले इसकी जो टेक्निकलिटी है उसे हम कैसे समझेंगे, पहले तो ये सीखते हैं। क्योंकि हमारे बीकॉम के सिलेबस में सिर्फ एक ही चीज है जिसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये हमने सीखना है। ठीक, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि ये टेक्निकल काम होता है, इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैं इसे आपको दो तरीके से सिखाऊंगा, या इसको दो पार्ट में डिवाइड करके सिखाऊंगा। बच्चों ने कहा ठीक है सर। पहला पार्ट क्या होगा, पहले पार्ट में आपको सिखाऊंगा व्हेन होल्डिंग कंपनी, व्हेन होल्डिंग कंपनी acquires controlling interest in the subsidiary company at the date of balance sheet। यानी जिस दिन बैलेंस शीट बन रही थी उसी दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर किया। पहला पार्ट ये। जब ये सीख जाएंगे तो फिर इससे थोड़ा सा अधिक टेक्निकल काम होगा, वो ये होगा कि व्हेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी ऑन any date earlier than date of balance sheet। ठीक है, इसका मतलब जिस दिन बैलेंस शीट की डेट हमें दी हुई होगी उससे पहले कभी शेयर्स एक्वायर किए थे। अच्छा सर, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा चलिए मैं आपको सिंप्लिसिटी से समझाता हूं। मान लीजिए मुझे बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2016 की, और होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या शेयर्स परचेज किए थे सेम 31 मार्च 2016 को। इसका मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उसी दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर परचेज किए थे। पहले हम ये सीखेंगे। सर दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है हमें बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2016 को, और होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स एक्वायर किए थे कभी भी इस डेट से पहले,
यानी बिफोर 31 मार्च 2016। अब इससे ज्यादा चर्चा जब क्वेश्चन आएगा ना तभी करेंगे, इस पे अभी दिमाग नहीं लगाना। अभी पहले मैंने आपको समझाया कि पहले मैं आपको ये वाला पार्ट सिखाऊंगा, और सीखना है तो कंसंट्रेशन इसी बातों पर रखो। जो बातें क्लियर नहीं हुई हैं वो अपने आप धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है सर। अब क्या होगा, अब इसके अंदर भी बेटे हम आपको दो पार्ट में ये चीज सिखाएंगे, नंबर 1 और नंबर 2। दो पार्ट में कैसे सिखाएंगे, इसको भी दो पार्ट में सिखाएंगे। पहला तो होगा सबसे सिंपल केस, व्हेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स ऑल द शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। अगर कुछ बच्चे मेरी इस बात का मतलब समझ रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि परसेंटेज होल्डिंग इस केस में लेके चलूंगा 100%। यानी सारे शेयर एक्वायर किए, सबसे सिंपल केस यही बन सकता है। अब देखो टेक्निकल काम है तो ब्रेक करके सिखा रहा हूं, यही कर सकता हूं। ये तो नहीं कह सकता कि होल्डिंग तू बिल्कुल ही आसान हो जा। सर हम भी तो कब कह रहे हैं आपसे बिल्कुल आसान कर दो, हम आपकी बात समझ रहे हैं। दूसरा केस लूंगा, व्हेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स मोर देन 50% but less than 100% shares in subsidiary company। तो इस केस में हमारी जो परसेंटेज होल्डिंग होगी वो लेस देन 100% होगी। अब 50 तो होनी ही चाहिए, यानी इस क्वेश्चन में 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 80 हो सकती है, 90 हो सकती है, कोई भी होगी, लेस देन 100% होगी। यानी ये हमारा सबसे सिंपल केस होगा। फिर इसमें ये वाला पार्ट ऐड करेंगे और फिर इसमें ये वाला पार्ट ऐड करेंगे। ओहो ठीक है सर, तब जाकर के हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा पाएंगे कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनानी है। ठीक है सर, तो यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ें। यस सर, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। आइए जी हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट केस से। व्हेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स शेयर्स इन द सब्सिडरी कंपनी एट द बैलेंस शीट डेट, ये आपको दिखाएंगे। और फिर इसके अंदर ये वाला केस लेके चलेंगे। सबसे पहले हम ये वाला केस लेकर के चलेंगे। इसके लिए हमारे पास बुक में दो इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4। मेरे पास जो जे.आर. मोंगा बुक का एडिशन है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 13.10 और 13.12। ठीक है, इन दोनों की बात हम लोग करेंगे। आइए जी, अब मेरे साथ साथ सभी बच्चे कंसेप्ट सीखने चलेंगे और मैं आपको पहले दिखा देता हूं हम किस इलस्ट्रेशन की बात करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, आइए जी, यहां सभी बच्चे देखेंगे कि ये पेज नंबर 13.10 है मेरी बुक का। आप लोग चेक कर लेना, आपके एडिशन और मेरे एडिशन में हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड सब्सिडरी एस लिमिटेड। देखो क्वेश्चन पहले से ही बता रहा है कि मैं सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा हूं। From the following extracts of H Limited, S Limited, as on 31st March 2013, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यानी ये जो दो बैलेंस शीट दी हुई हैं ये दी हुई हैं 31 मार्च 2013 की। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है एच लिमिटेड परचेजेस शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट।
यानी कि उसी दिन शेयर एक्वायर किए हैं जिस दिन बैलेंस शीट दी हुई है। बोलो हां। सर जबरदस्ती हां करवाते हैं, बोलो ना, ये बात तो समझनी है ना आपको। यानी एच कंपनी ने एस कंपनी में उसी दिन शेयर खरीदे हैं जिस दिन की बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां देखिए, एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का, और अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी है? 5000। तो क्या आप मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हो? हां, जिन बच्चों ने निकाल लिया है, कैसे निकाला? अमाउंट है, इसे 100 रुपीज से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ शेयर बन गए 5000। इसका मतलब एस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5000। ठीक। अब सर एच कंपनी ने एस कंपनी में शेयर खरीदे होंगे। यस। जब भी हम शेयर खरीदते हैं एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी एच कंपनी की एसेट साइड पर इन्वेस्टमेंट देखो, ये लिखा इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ एस कंपनी, कितना? 5000 शेयर्स। इसका मतलब 5000 शेयर्स ही एस कंपनी के हैं और एच कंपनी ने 5000 सारे के सारे शेयर्स खरीद रखे हैं। तो ये 100% होल्डिंग का केस बन गया। ठीक हो गया। आइए जी, अब आप देखते रहिए क्वेश्चन को, मुझे आगे बढ़ना होगा और आपको बातें समझानी होंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले मेरे साथ बात को समझना शुरू करेंगे मैं क्या कह रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, बुक का नाम जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है 13.10 मेरे एडिशन का। सर करना कैसे है? तो बेटे सबसे पहले निकालना होता है परसेंटेज होल्डिंग क्या थी। अब परसेंटेज होल्डिंग याद करने में टाइम लगाओगे ना तो फिर होल्डिंग कंपनी बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एच कंपनी। तो एच कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको मिल जाएगा, वहां लिखा हुआ है 5000 शेयर्स परचेज कर रखे हैं एच कंपनी ने। किसके? एस कंपनी के। हाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है सर। अब बताइए नीचे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस कंपनी कितने हैं? 5000 और इनटू में 100। तो परसेंटेज होल्डिंग कितनी हो गई? 100% हो गई। ओहो। अच्छा जी, ये बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब एच ने एस कंपनी में शेयर कब खरीदे? 31 मार्च 2013। अच्छा, ये बताओ बैलेंस शीट की डेट क्या है? 31 मार्च 2013। ये सारी की सारी बातें सिंपल सी हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक। अब 2 मिनट सभी बच्चे मेरे साथ साथ देखेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले ऊपर कुछ लाइनें छोड़ दी आपको समझाने के लिए, और फिर नीचे मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी शुरू की। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी फॉर्मेट की चिंता नहीं करेंगे। पहले मेरे साथ कंसेप्ट समझेंगे ना 2-3 क्वेश्चंस तक, तो फॉर्मेट की चिंता नहीं करेंगे। सारा का सारा फोकस ये रखेंगे, जितना सिंपल हो सके पहले उतनी सिंपल तरीके से मेरे साथ बात समझेंगे। ठीक। अभी आपने कुछ भी नोट नहीं करना, सिर्फ आपने मेरे को मौका देना है, मैं आपको सारी की सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है सर। देखिए, लॉ कह रहा है कि देखो आप दो कंपनी की अलग अलग बैलेंस शीट दे रहे हो, लेकिन ये दोनों कंपनियां तो एक ही व्यक्ति की हैं, एक ही ऑनर की हैं, इसलिए इसको सिंगल बैलेंस शीट बना के प्रेजेंट करो। मैंने कहा देखो कितना सिंपल है। अगर एच कंपनी के पास एसेट है 7 लाख और एस कंपनी के पास एसेट है 6,20,000, तो ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक बैलेंस शीट में एसेट हो जाएंगे कितने? 13,20,000। तो यानी मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स। फॉर्मेट की चिंता मत करना, फॉर्मेट बाद में बात करेंगे। अगर एच लिमिटेड के पास 7 लाख के एसेट हैं
और एस लिमिटेड के पास 6,20,000 के एसेट है, और अगर मैं ये दोनों बैलेंस शीट मिला दूंगा तो उस कंबाइंड बैलेंस शीट में एसेट हो जाएंगे 13,20,000। ठीक ठीक। अच्छा जी, दूसरी आइटम क्या थी सर? दूसरी आइटम थी इन्वेस्टमेंट्स। अब मैं इसे पेंसिल से लिख रहा हूं, आपको लिखनी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट जो एच कंपनी के पास थी वो कितनी थी? तो सर वो थी 6 लाख। और एस कंपनी की तो इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एच कंपनी की इन्वेस्टमेंट आएगी 6 लाख। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एच वाली 10 लाख। रिजर्व ऑब्लिक पी एंड एल किसका? एच कंपनी का। रिजर्व और पी एंड एल है एच कंपनी का, कितना? 1 लाख। ठीक। उसके बाद में मैंने लिखा, पेंसिल से लिखा, शेयर कैपिटल एस कंपनी का 5 लाख। और साथ ही साथ मैंने लिखा रिजर्व एस कंपनी का 20,000 और पी एंड एल ये भी एस कंपनी का 50,000। और उसके बाद मैंने लिखा क्रेडिटर्स। एच कंपनी के क्रेडिटर्स थे 2 लाख और एस कंपनी के क्रेडिटर्स थे 50,000। ये हो गया 2,50,000। अब मुझे पहले ये बात बताइए कि अगर मैं इस बैलेंस शीट का टोटल करूंगा तो ये बैलेंस शीट मैच करेगी या नहीं करेगी? अब हो सकता है मेरे किसी प्यारे प्यारे बच्चे को डाउट हो, मैंने सारी आइटम लिखी हैं, पहले भी 2 बैलेंस शीट मैच कर रही थी, अब भी मैच करेंगी, आप चेक कर सकते हो। 13,20,000 प्लस 6 लाख, ये हो गया 19,20,000। और यहां चेक करो, 10 और 1 11 लाख प्लस 5,70,000 और प्लस 2,50,000, 1920। ये अभी भी मैच कर रही है और मैच करनी भी चाहिए थी। अभी तक आपने कुछ नोट नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर 2 बैलेंस शीट को मिला दूंगा तो क्या होगा? यही बैलेंस शीट तो बन करके आएगी। यहां तक आपको बात समझ में आई? यस सर। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। ये जो एच कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, मैंने एच कंपनी से पूछा ये क्या है? ध्यान से सुनना। मैंने एच कंपनी से पूछा तेरी ये इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? तो एच कंपनी ने बोला कि मैंने एस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ये समझाओ। तो एच कंपनी ने बोला इसका मतलब मैंने एस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। बात समझ में आई? जब तक ये 2 बैलेंस शीट अलग अलग थी, यहां पर, अब मेरे साथ समझना शुरू करेंगे, अभी भी नोट नहीं करना। ये थी एच कंपनी और ये थी मेरे पास सब्सिडरी कंपनी। एच कंपनी ने कहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एस कंपनी में, कितने की? 6 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हमने कहा ये बताओ इन्वेस्टमेंट किस में कर रखी है? उसने कहा मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी में। यानी ये इन्वेस्टमेंट इसी का ही तो पार्ट है। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटे कोई भी पर्सन, इसका मतलब ये हो गया बेटे कि कोई भी पर्सन
अपनी कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदता है, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, अपने आप में तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। लेकिन जैसे ही मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई तो इसका मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट की गई एस कंपनी में, ये भी आ गई, और शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी भी आ गई। तो ये बताओ क्या कोई व्यक्ति अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो कोई कंपनी अपनी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, इसीलिए ये बन गई मेरी कॉन्ट्रा आइटम। कॉन्ट्रा आइटम मतलब ये दोनों आइटम एक साथ अपीयर नहीं कर सकती, इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना होगा, यानी कि ये दोनों आपस में एडजस्ट होंगी। अब मैंने पूछा ये बताओ कि ये तो कैपिटल 5 लाख की थी, फिर आपने 6 लाख में क्यों खरीदी? 5 लाख की कैपिटल खरीदने के लिए आपने 6 लाख रुपीस क्यों पे किया? तो जानते हो एच कंपनी ने कहा कि देखो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए एच कंपनी कह रही है, एच कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, उसने कहा देखो एस कंपनी की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख, और एस कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिए थे, टोटल मिला के प्रॉफिट थे 70,000। रिजर्व और पी एंड एल दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये थे 70,000। मान लीजिए आप एस कंपनी के शेयर होल्डर हो, सारे के सारे शेयर आपके पास हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को एस कंपनी का मालिक समझो। तो जानते हो एस कंपनी कह रहा है मालिक कि मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, तो मेरी कैपिटल कितनी थी? 5 लाख, और मैंने प्रॉफिट कमाया कितना? 70,000। तो मैं कितने का मालिक बन गया? 5,70,000 का मालिक बन गया। ठीक। एच आया, एच कहने लगा देखो जी मैं तुम्हारी शेयर कैपिटल को खरीदना चाहता हूं। तो जानते हो आप एच कंपनी को कहोगे कि देखो इस प्रॉफिट का मालिक तो वही होता है जो शेयर का मालिक होता है। अगर आपने मेरे से ये वाली कैपिटल खरीदी तो आप इस प्रॉफिट के भी ऑनर बन जाओगे। तो इसका मतलब मैं आपसे सिर्फ इसका मनी क्यों लूंगा, मैं आपसे इसका मनी भी लूंगा। यानी कि जो पर्सन कंपनी के शेयर खरीदता है वो पर्सन उस कंपनी के प्रॉफिट्स का भी ऑनर बन जाता है। तो इसीलिए अगर किसी कंपनी में शेयर खरीदने हैं तो आपको उसकी कैपिटल का भी प्राइस देना पड़ेगा और आपको उसके प्रॉफिट्स का भी प्राइस देना पड़ेगा। इसका मतलब एच कंपनी ने केवल और केवल कैपिटल नहीं खरीदी, एच कंपनी ने इसके प्रॉफिट्स के भी पैसे दिए हैं, तो इसने प्रॉफिट्स को भी परचेज किया है। ठीक है सर। अब पूरा का पूरा होल्डिंग का कंसेप्ट कहता है कि जब एच कंपनी ने एस कंपनी के शेयर खरीदे तो दो चीजें खरीदी, एक तो कैपिटल खरीदी और एक उसके रिजर्व या प्रॉफिट्स भी खरीदे। कितने के? 70,000। और ये दोनों एक ही चीज का पार्ट है, ये दोनों कोई अलग अलग पार्ट नहीं है। अगर ये दोनों अलग अलग बैलेंस शीट हैं तो बात बिल्कुल ठीक है, आप दूसरी कंपनी की कैपिटल और उसके प्रॉफिट्स को खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ये दोनों बैलेंस शीट मिलके एक बैलेंस शीट हो गई तो ये गड़बड़ हो गई। अब देखो आपने क्या खरीद रखा है, 6 लाख रुपए देकर के आपने अपनी ही कैपिटल और अपने ही प्रॉफिट खरीद रखे हैं। क्या मैं अपने ही प्रॉफिट खरीद सकता हूं? आंसर इज नो। यानी जैसे ही बैलेंस शीट कंबाइंड होगी ये आइटम बैलेंस शीट में नहीं आ सकती, क्योंकि इन बैलेंस शीट को हम बोलते हैं म्यूचुअल ओइंग, कॉमन ट्रांजैक्शन। मतलब अपने आप को ही लेना है और अपने आप को ही देना है, ये एक बैलेंस शीट में पॉसिबल नहीं होता। सरल भाषा में कहूं, जैसे ही दो बैलेंस शीटें मिलेंगी जो भी म्यूचुअल लेना देना होगा, एच और एस का जो भी आपस में कॉमन होगा वो बैलेंस शीट में से हट जाएगा। ठीक है सर।
इसका मतलब जब भी दो डिफरेंट बैलेंस शीट मिलेंगी, जब भी एच और एस की बैलेंस शीट मिलेगी, बात को ध्यान से सुनना, तो एच और एस का आपस में जो भी कॉमन होगा वो हटाना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यानी ये दोनों आपको आपस में हटाने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट इसी में है, इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो एक रिजल्ट निकल करके आएगा। वो रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि 5,70,000 रुपए की संपत्ति खरीदने में एच कंपनी ने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब एच कंपनी के दिमाग में जो सनक चढ़ी हुई थी इस कंपनी को खरीदने की, उसमें उसने 30,000 रुपीस का घाटा किया है। तो ये दोनों जब आपस में कैंसिल होंगे तो इससे डिफरेंस क्रिएट होगा। कितने का? 30,000 का डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डिफरेंस लॉस है, और इस लॉस को जब भी हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करते हैं तो किसी का भी बिजनेस खरीदते हैं, उसमें अगर लॉस हो जाता है तो उस लॉस का नाम होता है गुडविल। सर अगर इसकी जगह प्रॉफिट हो जाता तो उसका नाम हो जाता कैपिटल रिजर्व। यानी व्हाट इज द एसेंस ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आइए जी, अब मेरे साथ अगले पेज पे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज द एसेंस ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड will be cancelled with, बताओ, कैपिटल एंड प्रॉफिट्स परचेज्ड बाय एच लिमिटेड। यानी ये इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए जब एक बैलेंस शीट बनेगी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसका जो रिजल्टेंट फिगर आएगा, अगर वो रिजल्टेंट फिगर लॉस हुआ तो उसे गुडविल कह देना, और गुडविल सभी को पता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देना, और अगर आपको इसमें प्रॉफिट हो जाए तो उसे आप कैपिटल रिजर्व का नाम देना, और उसे आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखा देना। ठीक सर, हम ये बात समझ गए। आइए जी, और इस कैलकुलेशन को हम जब करेंगे तो इस कैलकुलेशन को हम नाम देंगे क्या? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, ये रिजल्ट निकालेंगे, और इस रिजल्ट को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे? हम इसके लिए वर्किंग नोट में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, वहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिर हम करेंगे क्या खरीदा इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से? शेयर कैपिटल खरीदी सब्सिडरी कंपनी की, और रिजर्व एंड सरप्लस खरीदे सब्सिडरी कंपनी के। ठीक है, इसमें से ये दोनों अमाउंट हम लोग माइनस कर देंगे, और फिर जो रिजल्टेंट फिगर आएगी उसे नाम दे देंगे गुडविल, अगर वो पॉजिटिव आई तो, और अगर वो नेगेटिव आई तो उसका नाम हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। ये मेरी पहली वर्किंग नोट मैंने आपको सिखाई। आइए जी, हाँ जी, नोट करना चाहते हैं तो फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। ये पहली बात मैंने आपको सिखाई, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिजर्व आपस में कैंसिल होंगे। ठीक है,
वीडियो को रोक लेना नहीं नोट किया हो तो। इसका मतलब ये कि बेटे अब ये कैंसिल हो गया। और ये कैसे कैंसिल हुआ? नीचे बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां तो फिगर डाल लेते हैं ना, फिगर आगे कितनी, 6 लाख। ठीक है जी, इसे यहां ले आना और फिर इसे कंपैरिजन कराने के लिए नीचे लाना। तो इसमें से लिखना माइनस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कितनी है, 5 लाख, माइनस रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी 20,000, सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी 50,000। इन तीनों को इसमें से माइनस कर दो तो अल्टीमेटली बचा क्या, 30,000। इसे क्या नाम देंगे, गुडविल। तो बेटे ये नीचे चला गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, ये भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, ये भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। और इन दोनों के कैंसिलेशन से रिजल्ट क्या बना, गुडविल। और यहां लिख दूंगा गुडविल। अब बताओ क्या अब भी बैलेंस शीट मिलेगी? यस, अब भी मिलेगी। और इसी का नाम होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आइए जी इसका टोटल कर देते हैं। 10, 11, 11 एंड 3, 11 एंड 2, 13, 13,50,000, 13,50,000। जल्दी से अब आप इस बैलेंस शीट को नोट कर सकते हैं और इस वर्किंग नोट को भी अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास वीडियो है, जहां भी आप जाओ आगे पीछे जा करके वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर सकते थे। ठीक है, हां जी सर हम समझ गए हैं। बताइए क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि एच कंपनी जो इन्वेस्ट करती है वो क्या चीज खरीदने में इन्वेस्ट करती है, सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल और सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स। इसीलिए इन दोनों को कैंसिल करना पड़ता है और इसे बैलेंस शीट में थोड़ी ना दिखाएंगे। तो ये कैंसिलेशन हम नीचे वर्किंग नोट में करके दिखाते हैं। इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर यहां से जो भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकलती है वो बैलेंस शीट में दिखा देते हैं और ये हमारी बैलेंस शीट बन जाती है। तो चलिए इसको एक बार फिर करके देख लेते हैं। अब की बार क्वेश्चन का नाम हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4। बताइए क्या सभी बच्चे तैयार हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 4। बल्कि मैं कहूंगा कि वीडियो को रोक करके पहले खुद इलस्ट्रेशन नंबर 4 बनाना, इससे ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। घबराना मत, फिर आप कहोगे हां सर हमें समझ में आ गया, होमवर्क भी दे दो। लेकिन मैं होमवर्क नहीं दूंगा आपको आज। अच्छा, लिखिए मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़ते हैं। सर ये तो बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 3 के जैसी ही लग रही है। हां, इलस्ट्रेशन नंबर लगभग 3 के ही जैसी है, थोड़े थोड़े से माइनर से चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, पहले ये 6 लाख था तो ये 5,20,000 कर दिया इन्होंने। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते हैं चलिए। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013, मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये कब की है, 31 मार्च 2013 की। और यहां पर लिखा है इन्वेस्टमेंट की गई थी एच कंपनी ने एस में कब, 31 मार्च 2013। तो मेरी पहली कंडीशन मीट हो रही है। दूसरा, इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 और इसने परचेज कितने किए हैं, 5,000। तो मेरी दूसरी कंडीशन भी मैच हो रही है। यानी ये बिल्कुल सेम पुरानी वाली बात बुक आपको मतलब पक्का करने के लिए आपको बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर एक और इलस्ट्रेशन दे रही है। तो वी शुड थैंक्स टू जे आर मोंगा सर कि उन्होंने आपको लर्निंग को मजबूत करने का मौका दिया है। जल्दी से फटाफट ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे और देखेंगे नहीं, देखना नहीं है, सॉल्यूशन को देखना नहीं है।
आइए जी सर, हम बात को समझ गए हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी ठीक कर सकते हो? मैंने कहा चलिए मैं आपके लिए इस क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी ठीक कर देता हूं। तो हम करने जा रहे हैं कौन सी? इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है 13.12। और ये हम लोग बनाने जा रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31st ऑफ मार्च 2013। और जो हमारे नए शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है ना, वो कैसे बनेगा? तो आपने क्या करना है, ये दो अमाउंट के कॉलम डालने होते हैं, एक कॉलम के आगे दूसरा कॉलम। ये होता है नोट्स नंबर और ये होता है अमाउंट और ये होता है पर्टिकुलर्स। यही हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं नोट्स नंबर और यहां लिखते हैं अमाउंट इन रुपी। ठीक है। अब हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे होता है कि सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डालते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हम हेडिंग डालते हैं और यहां पर सबसे पहले आ जाता है शेयर कैपिटल। और हमने ये कंसेप्ट पढ़ लिया है कि जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल एच की आती है। डाल दो जी 10 लाख। उसके बाद में फिर यहां पर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस भी सिर्फ और सिर्फ एच का ही आएगा। आगे चल के एस का आएगा लेकिन अभी सिर्फ एच का ही आएगा। ठीक। उसके बाद में इस चैप्टर में एक नई आइटम यहां पर आया करेगी। मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने यहां जगह छोड़ दी। तो पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ गई, फिर मैंने यहां पर स्पेस छोड़ दिया। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बताओ ना बताओ, बुक में तो उसका नाम लिखा ही हुआ है। यानी अगला कंसेप्ट जब आपको सिखा दूंगा ना, तो एक नई आइटम यहां पर आएगी, उसका नाम होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलिए जी, खैर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में फिर यहां पर आती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद मेरी अगली हेडिंग बनेगी नॉन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, यहां पर ना हेडिंग डलनी थी शेयर होल्डर्स फंड नंबर 1, उसी का ये पार्ट नंबर ए और बी था। दूसरा बन गया मेरे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तीसरा बनेगा मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटी। अब ये क्वेश्चन में दी नहीं है, इसमें आता डिबेंचर्स आते, लोन आता, वो सब दिया नहीं है। और चौथी मेरे पास हेडिंग बनती है करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी में एक ही चीज मुझे दी हुई है, ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स। और सभी बच्चे जानते हैं कि इन्हें जोड़ देना है। तो होल्डिंग के ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 2,50,000 और सब्सिडरी के हैं 60,000। तो 250 प्लस 60 3,10,000। आइए जी, देखिए ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गया, ये दोनों मैंने जोड़ के दिखा दिए, ये रिजर्व मैंने दिखा दिया और ये सरप्लस भी मैंने दिखा दिया। बच्चे कह रहे हैं सर कहां दिखाया? मैंने कहा नहीं दिखाया। ओहो, 150, ये 150, इसमें रिजर्व भी आ गया और इसमें सरप्लस भी आ गया, दोनों मिलके आ गया। मैंने ये करेक्शन कर दी 150। ठीक है सर। उसके बाद यहां पर मेरी एसेट साइड पर हेडिंग आती है एसेट्स
और इसमें मेरे पास हेडिंग आती है सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम लोग डालते हैं फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है गुडविल। आइए जी, ये आपके पास सन्ड्री एसेट्स थे 8,80,000 और 6,20,000, जरा इसे ऐड कीजिए, 9 and 6 15 लाख। यहां पर आ जाएगा टेंजिबल एसेट्स के सामने 15 लाख। और उसके बाद मेरे पास हेडिंग बनती है करंट एसेट्स। खत्म। यही मेरा फॉर्मेट होता है। जिन बच्चों को फॉर्मेट की टेंशन थी, लो जी, उनकी मैंने टेंशन दूर कर दी, और क्वेश्चन में करंट एसेट दिया नहीं है। ठीक है। अब जो छूट गया है बैलेंस शीट में, वो क्या छूटा है, वो नीचे आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बनाइए जी, वीडियो रोक करके बनाइए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चे कह रहे लो, इसमें तो करना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो की है वो की है 5,20,000, और ये किस में की गई है, एक तो शेयर कैपिटल में की गई है एस कंपनी के, जो कि था 5 लाख। दूसरा, इस इन्वेस्टमेंट को किया गया था रिजर्व में ऑफ एस कंपनी, ये था 40,000। और तीसरा, सरप्लस ऑफ एस कंपनी, तो ये कितना था, 20,000। इसका मतलब ये 520 की पेमेंट में आपने 560 की चीजें खरीद ली, तो इसका मतलब आपको तो 40,000 का प्रॉफिट मिला, एंड दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। पिछले क्वेश्चन में गुडविल निकल आई थी, लॉस निकल आया था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकल आया, तो ये कैपिटल रिजर्व हम यहां पर डाल देंगे। और अगर गुडविल निकला करेगी तो यहां डाल दिया करेंगे। यही तो हेडिंग है हमारी, तो इसको डाल दीजिए। कैपिटल रिजर्व कितना आया, 40,000। समझा। और हमने कोई बैलेंस शीट की आइटम छोड़ी नहीं है, और बच्चों को पता है कि जब बैलेंस शीट मैच कर जाए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है आंसर ठीक आया है। चलिए टोटल करके देख लेते हैं। 10 लाख, 11 लाख, 11,90,000, 12 लाख एंड 3 15 लाख। ये लीजिए 15 लाख, और ये भी 15 लाख। और मैं समझता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, इसलिए मैंने स्माइली बना दी। हैप्पी। होमवर्क नहीं दिया, ठीक है ना। अब पहले हम लोग जो ये बात कर चुके हैं, ये जो बात हम लोग कर चुके हैं, ये लीजिए, हम लोग ने फर्स्ट का ये फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया। ठीक। चलिए जी, आज अभी पहले इतना पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपनी डिस्कशन इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए हम उसके ऊपर जाएंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।